अब जो वो साउंड है वो भी तो एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी भी तो एनर्जी की एक टाइप है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। और इसमें आपका फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 60 पे और कहा जा रहा है सपोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। डज दिस मीन दैट देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? क्या उसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रही होंगी? तो आपके पास उस बॉडी पर फोर्सेस लग रही होंगी, स्टिल लग रही होंगी, लेकिन क्या होगा कि वो सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होगी। देखें, सपोज करें कि एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो दो कंडीशंस बन सकती है। एक बार अभी ये मूव नहीं कर रहा, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो तो बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? अगेन एक बॉडी है, सरफेस पे पड़ी हुई है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स चेंज ना हो रही हो, तो अगेन आपके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो इन दोनों का ही मतलब ये नहीं है कि आपके पास बॉडी पर फोर्सेस नहीं लग रही। अच्छा, तो क्यों आपके पास बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं? आपको कहा गया एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो दोनों केसेस में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों बॉडीज़ का वेट कहाँ लग रहा होगा, या पहले इस बॉडी पे आते हैं। वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन ऑफ द सरफेस अपवर्ड लग रहा है, तो मीन दो फोर्सेस आ गई बॉडी पे। अच्छा, लेट्स सपोज इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ से लगती है और एक फोर्स यहाँ से लगती है, ये फोर्स F और ये भी F, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या होगा? आपके पास बॉडी स्टिल रेस्ट में रहेगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो, लेकिन बॉडी पे फोर्सेस तो लग रही हैं। तो क्या हो रहा है कि नेट रिजल्टेंट बोल दें या रिजल्टेंट फोर्स बोल दें, आपके पास वो ज़ीरो हो रही है। किस तरह से? इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, फोर्सेस लग रही थी लेकिन सारी बैलेंस्ड हो गई या सारी कैंसिल हो गई। तो क्या हुआ कि अगर एक बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो उस पर फोर्सेस लग सकती हैं लेकिन वो सारी बैलेंस्ड होंगी। इसी तरह एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी, अगेन वेट तो है ना इसका, रिएक्शन ऑफ द सरफेस भी लग रहा होगा, पॉसिबल है कि यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होगी। अगर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज, सही हो सकता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही हो लेकिन वो बैलेंस्ड हो, जैसे ये ऊपर हमने बात की, ऐसे यहाँ पे हो। तो हमेशा जब भी एक बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस्ड होंगी, अनबैलेंस्ड नहीं होंगी। बैलेंस्ड मीन्स कि कैंसिल हो रही होंगी। हमेशा आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही। रिएक्शन ऑफ द सरफेस तो लगना ज़रूरी है, ऑब्वियस है। या यूं समझें कि माइंड में आए हम किसी सरफेस पे खड़े ही ना हो तो फोर्स कौन लगाएगा हम पे? तो अब क्या होगा? लेट्स सपोज हम छत से छलांग लगा देते हैं, हम अभी हवा में गिरे नहीं हैं, तो क्या होगा कि जब हम हवा में, रिएक्शन ऑफ द सरफेस, रिएक्शन फोर्स कौन लगा रही है? ज़मीन, सरफेस लगा रही है। हम ज़मीन पे ही नहीं है तो ये वाली फोर्स ही कोई नहीं लगाएगा। लेट्स सपोज ऐसे समझे, ये रही बिल्डिंग, हमने यहाँ से छलांग लगाई, हम यहाँ पे थे, अब भी बॉडी पे फोर्स लग रही है। अब कौन सी फोर्स लग रही है? जो हमें नीचे खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी अब हमारे पास। तो हमेशा एक बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, यहाँ तो एक्सेलरेशन भी खैर ज़ीरो नहीं होगी, जब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो यानी बॉडी अगर रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, बॉडीज़ पर फोर्सेज लगती हैं लेकिन वो सारी बैलेंस्ड होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स कोई नहीं होती। ये भी बोल सकते हैं बैलेंस्ड होती हैं, ये भी बोल सकते हैं उनका नेट रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाता है। दोनों बातें एक ही चीज़ है। अच्छा, इसी पे पेज 60 पे एक और बात पूछी जा रही है, कैन ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट मासेस एक्सपीरियंस द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हेन दे इंटरेक्ट? ऑब्वियसली यस। और वाई नॉट, रीज़न भी बताना है हमने।
ये आपका फर्स्ट वन था और ये अब सेकंड वन है। कहा जा रहा है लेट सपोज दो बॉडीज है, ये आ गई बॉडी ए और ये आ गई बॉडी बी, दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से आके टकराती हैं। ये बॉडी ऐसे जा रही थी, ये बॉडी ऐसे जा रही थी, तो एक टाइम आएगा दोनों टकराएंगे एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसे के इस तरह से बॉडी ए और बॉडी बी का कोलिजन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कोलिजन होगा, लेकिन आपके पास अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक बॉडी जितनी फोर्स दूसरी बॉडी पे लगाएगी, दूसरी बॉडी भी उतनी फोर्स पहली बॉडी पे लगाएगी। ऐसे ही है ना, जब ये दोनों टकराए, बॉडी ए ने जितनी फोर्स बॉडी बी पे लगाई, बॉडी बी ने उतनी फोर्स वापसी बॉडी ए पे लगा दी। ऐसे ही है ना, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि दो बॉडीज अगर टकराती हैं तो एक तरफ से रिएक्शन लगेगा, एक तरफ से एक्शन होगा, दूसरी तरफ से रिएक्शन लगेगा। ऐसे दो बॉडीज आके टकराई, इस बॉडी ने फोर्स लगाई इधर, सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी ने लगा दी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। तो आपके पास क्या होगा कि ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स जो लगी वो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन नहीं देख रहे हम, मैग्नीट्यूड सेम होगा, भले मासेस डिफरेंट हो या सेम हो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे यस कि हमारे पास बॉडीज का मास डिफरेंट हो या सेम, जो हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है वो हमेशा सेम रहेंगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट हमेशा अपोजिट रहेगी। अच्छा, देन हमारे पास पेज नंबर 61 पे नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है, और इसमें कहा जा रहा है हाउ इज इम्पल्स रिलेटेड टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इम्पल्स किस तरह से चेंज इन मोमेंटम पर आर डिपेंड कर रहा होता है, ये बताना है हमने। कोई मसला नहीं है, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इक्वल्स टू ma। अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ma। सही है। अच्छा, अगर हम इसमें कुछ इस तरह से करते हैं कि हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के, तो m इंटू एक्सेलरेशन vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करवा दिया, मास को मल्टीप्लाई करते हैं, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। अब आपके पास क्या होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता था p इक्वल्स टू mv। अगर हम मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कर दें तो मोमेंटम इनिशियल, अगर इसी में हम मोमेंट वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कर दें तो मोमेंटम भी फाइनल हो जाएगा। तो इस mvf की जगह हम pf रख सकते हैं, mvi की जगह pi रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t, और ये आ गया डेल्टा p अपॉन t इक्वल्स टू सम ऑफ f। t डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सम ऑफ f इंटू टी इक्वल्स टू डेल्टा p। तो हमारे पास डेल्टा p मीन्स चेंज इन मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आया है डेल्टा f इंटू टी। अब जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, सम ऑफ फोर्सेस मल्टीप्लाई कोलाइडिंग टाइम। तो हम इस सम ऑफ f इंटू टी की जगह पर j पुट करवाते हैं, तो डेल्टा p बराबर हो जाएगा j के, या यूँ कहें कि j बराबर हो जाएगा डेल्टा p के। तो आपके पास सवाल क्या था, सवाल भी तो यही था, हाउ इज इम्पल्स रिलेटेड टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो इम्पल्स है वो किस तरह से चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने बता दिया कुछ इस तरह से कर रहा है कि जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा इम्पल्सिव फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, या इम्पल्स उतना ही ज़्यादा होगा। इम्पल्स क्या करते हैं, बॉडी के मोमेंटम को चेंज करता है। किस तरह से, किसी ने क्रिकेट बॉलिंग कराई, यहाँ से हमने शॉट मारी, बॉल कैसे आई थी, ऐसे गई, कैसे, ऐसे। हमने क्या किया, जिस कांटेक्ट टाइम में, लेट्स सपोज ये रहा बैट, ये रही बॉल, ऐसे करके बॉल आई, हमने हिट की, कांटेक्ट टाइम लगा। कभी भी एक फोर्स जो कांटेक्ट टाइम के
डिपेंड पे लगती है, मींस कुछ टाइम के लिए इन दोनों का कांटेक्ट आएगा बैट और बॉल का, और फिर बॉल जाएगी। तो हमने क्या किया, बॉडी का मोमेंटम चेंज कर दिया। जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा इम्पल्सिव फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, देन इसी पर सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट विद एन इनिशियल मोमेंटम ऑफ 50 kg मीटर पर सेकेंड एक्सपीरियंस एन इम्पल्स ऑफ 100 न्यूटन सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल मोमेंटम। कोई इशू नहीं है, ये हमारे पास फर्स्ट वन था और हम सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। An object with an initial momentum of 50 kg meter per second experiences an impulse of 100 Newton second. Calculate its final momentum. फाइनल मोमेंटम फाइंड करना इंतहा का आसान सवाल है। ऑब्वियसली आपको बल्कि ये करना चाहिए, आप वीडियो रोकें और इसको खुद करने की कोशिश करें। आप इतने काबिल हो गए होंगे अब तक, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आए तो आए करते। हमने यहाँ क्या ड्राइव किया है कि J बराबर है डेल्टा P के, और डेल्टा P किसके बराबर होगा, डेल्टा P बराबर होगा PF माइनस PI, ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम के। तो J इक्वल्स टू PF माइनस PI। हमें क्या फाइंड करना है, PF PI माइनस का इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, J प्लस PI इक्वल्स टू PF। तो J की वैल्यू 100 प्लस PI 50 इक्वल्स टू PF। 100 प्लस 50 150, तो PF क्या आ गया 150 न्यूटन सेकेंड। तो मीन्स आपके पास इम्पल्स हमेशा क्या करती है, बॉडी के मोमेंटम को चेंज करती है। मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम 50, इम्पल्सिव फोर्स लगी, बॉडी का मोमेंटम बढ़ के कितना हो गया 150। तो कितना बड़ा मोमेंटम, 50 से 150 100, जो 100 है वो किसने ऐड करवाया था, इम्पल्सिव फोर्स ने, ये रहा 100। इनिशियल मोमेंटम 50, इम्पल्सिव फोर्स ने उसे 150 कर दिया, मीन्स 100 न्यूटन सेकेंड मैग्नीट्यूड बढ़ गया, और वो ये रहा। अच्छा, आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, यहाँ तो मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है, मैंने न्यूटन पर सेकेंड लिख दी, सॉरी न्यूटन सेकेंड लिख दी। तो ये किस तरह से होता है, दोनों यूनिट सही है, केजी मीटर पर सेकेंड अगर हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसे मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड अपॉन सेकेंड से, इन दोनों सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये बराबर होता है न्यूटन के, और ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। किस तरह से न्यूटन के बराबर होता है, F इक्वल्स टू ma फोर्स न्यूटन इक्वल्स टू मास केजी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर आ गया, न्यूटन के, और SS सेकेंड आ गया। तो ये आपके पास दोनों मोमेंटम की यूनिट सही है, न्यूटन सेकेंड भी मोमेंटम की यूनिट है, और केजी मीटर पर सेकेंड भी न्यूटन की ही, सॉरी मोमेंटम की ही यूनिट। अच्छा, देन आपके पास इसी में एक लास्ट क्वेश्चन है, अ गोल्फ क्लब exert an average force of 800 Newton on a golf ball for 0.2 second. If the initial velocity of the ball is 40 meter per second and its final velocity is 60 meter per second, ये भी आसान है काफ़ी ज़्यादा। जो एवरेज फोर्स है, जैसे या तो आप ऐसे लिख लें सम ऑफ एफ, या तो एफ एवरेज कर दें, वो बराबर है 800 न्यूटन के। मजीद आगे आ जाए, ऑन अ गोल्फ बॉल ऑफ फॉर 0.02 सेकेंड, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया 0.02 सेकेंड। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 60 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 40 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फोर्स, एक्सपीरियंस बाय द बॉल, के जो बॉल है वो कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस कर रही होगी, हमें ये बताना है। स्टिल बहुत आसान से, ये हमारे पास आ गया गिवन, न्यूमेरिकल नंबर 3 है और सॉल्यूशन।
तो कैसे होएगा, अगर आप देखें ये वाला फॉर्मूला J इक्वल्स टू सम ऑफ F इंटू टी, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, J इक्वल्स टू सम ऑफ F इंटू टी। ये जो सिंबल होता है ये वाला, इसको हम सम बोलते हैं। सम माने ऐड करना, सारी फोर्सेस को ऐड करा हुआ है हमने। सम ऑफ F मीन्स 800 और टाइम क्या है 0.02, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। J इक्वल टू 16 न्यूटन सेकेंड। तो आपके पास इम्पल्स आ गया। यहाँ पे इन वेलोसिटीज का कोई काम नहीं था, एक्स्ट्रा में कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दी जा सकती है आपको, तो आप इसे नोट करें। देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ऑन पेज 65 और यहाँ का जा रहा है हाउ डज काइनेटिक एनर्जी चेंज इन एन इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाई। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें ना तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा और ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ऐसे कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या क्या चेंज नहीं होगा, जो मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। कब, इलास्टिक कोलिजन में। इजी लिख देते इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। और आपका क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज होती है। तो हमारी जो ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। ओवरऑल सिस्टम में सेम रहेगी लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। कैसे, देखें, लेट्स सपोज एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 12 जूल और इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 18 जूल और ये एक सिस्टम में थी, आइसोलेटेड सिस्टम में। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ आके टकराई और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बॉडी ए की लेट्स सपोज हो गई 10 जूल, बॉडी बी की हो गई 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी बॉडीज की चेंज हो गई, पहले थी 12 अब हो गई 10, पहले थी 18 अब हो गई 20, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी में कोई फर्क आया क्या। 12 प्लस 18 30, 10 प्लस 20 स्टिल 30। तो इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में विद इन सिस्टम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, सॉरी ट्रांसफर हो सकती है, ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आए। अच्छा, देन आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन एन इनइलास्टिक कोलिजन आफ्टर द कोलिजन। तो क्या होगा हमारे पास कि हमें कहा जा रहा है कि दो या दो से ज़्यादा जितनी बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ कंसिडर कर लेते हैं, उनके दरमियान इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉडीज़ पर क्या फ़र्क आ सकता है। सबसे पहले इनइलास्टिक कोलिजन होता क्या है। इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट रहता है बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। अब किस तरह से चेंज होती है, दो बॉडीज आके टकराई, मोमेंटम सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो सकती है, इन्हें हम देखते हैं इफेक्ट्स के थ्रू। जैसे लेट सपोज इनइलास्टिक कोलिजन जो इलास्टिक नहीं है, एक कार या दो कार्स आई एक दूसरे के साथ आके टकरा गई, तो क्या होगा, दोनों कार्स का जो फ्रंट पोर्शन है वो अंदर दब जाएगा, तो कार की जो फ्रंट की जो शेप थी वो चेंज हो गई। तो जब भी किसी बॉडी की शेप चेंज होती है इसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में पहला बॉडीज पर इफेक्ट ये आता है कि बॉडीज में डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसी के अंदर कि डिफॉर्मेशन अकर्स। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा कि जो काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो पहले थी बॉडीज की, जैसे कि टकराने से पहले, कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमेशा ज्यादा होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के।
अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके पास जैसे इसी में देखें दो बॉडीज आके टकराएंगी तो इलास्टिक कोलिजन्स में, इलास्टिक में किसी किस्म का कोई शोर प्रोड्यूस नहीं होता कोलिजन में। इन इलास्टिक में क्या होता है कि इन इलास्टिक में कोलिजन्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो वो साउंड है वो भी तो एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी भी तो एनर्जी की एक टाइप है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में। तो जैसे लेट सपोज बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल, इसमें से कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ 9 जूल प्लस 1 जूल। जब बॉडीज टकराई तो 1 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो गई साउंड में। कितनी बच गई? 9 जूल, जो फाइनल हो जाएगी। इनिशियल थी 10, फाइनल हो गई 9। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेटर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बॉडीज की कन्वर्ट हो जाती है नॉइसेज में या डिफरेंट साउंड्स में। जो लोहे अगर दो मेटल बॉल्स हैं या किसी भी तरह की है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके पास ये इफेक्ट्स आ सकते हैं। एक तो बॉडीज का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इनिशियल हमेशा ज़्यादा होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, और नंबर 3 डिफॉर्मेशन भी आ सकती है बॉडीज़ के अंदर। तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।